तो आज हम लोग एक नया टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा फैक्टर है जो ये बताता है कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े हुए हैं कि अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है ऑब्लिकली किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर, तो क्या होती है, वो बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है, अपने पास से भटक जाती है। ठीक, और ये होता क्यों है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड इन बोथ मीडियम। इस मीडियम में कुछ स्पीड अलग थी, इस मीडियम में स्पीड कुछ अलग थी, इस वजह से ये क्या हो गई, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, अगर मान लीजिए फर्स्ट मीडियम आपका रेयरर हो, रेयर मतलब विरल हो, ओके, और सेकेंड मीडियम आपका डेंसर हो, तो आपको पता है कि ये जो लाइट होती है, लाइट रेज जो होगी वो टूवर्ड नॉर्मल बेंट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे लाइट जो होती है, ये लाइट यहाँ पे इसकी स्पीड स्लो हो जा रही है। ठीक, तो यहाँ से निकल के आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। मान लीजिए ये आपका सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। पढ़ते क्या है ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। लिखने का तरीका ये है, या एक लिखने का तरीका ये भी है, N21। कहीं कहीं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिखाते हैं, एन की जगह म्यू कर देते हैं। ठीक, किसी किसी बुक में ऐसा किया गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अगर फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है और सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है, तो द रेशियो ऑफ v1 टू v2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट पे ही डिपेंड करता है। ठीक, ओके, तो अगर मान लीजिए ये फर्स्ट मीडियम आपका एयर हो जाए, इसके जगह पे यहाँ पे फर्स्ट मीडियम कोई दूसरा मीडियम था, अगर यहाँ पे हम एयर मान लेते हैं, तो एयर में स्पीड जो होती है वो v1 ना लेकर के हम अगर c ले लें, एयर में स्पीड आपको पता है c, ये फर्स्ट मीडियम को हमने एयर मान लिया, एयर या वैक्यूम मान लिया, और यहाँ पे स्पीड हमने मान लिया c। आपको पता है एयर या वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड मीडियम का में हम लाइट की स्पीड को मान ले रहे हैं v। ठीक, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, उसको हम लिखेंगे 1n2 इज इक्वल टू c/v। यहाँ फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी थी, फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी c है, सेकंड मीडियम में वेलोसिटी हमने v माना है, c/v हो जाएगा। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू N2/N1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये जो जो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू, ये N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c/v। N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो इसको हम सिंपली में इस तरह से भी लिख सकते हैं, N2 को हम n भी लिख सकते हैं, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा c/v। n क्या है? n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, जिसमें स्पीड है लाइट की v, और ये फर्स्ट मीडियम आपका है वैक्यूम। जब लाइट आपके वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही होती है, तो जो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ में आया कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि लाइट आपकी ट्रैवल कर रही है एयर से डायमंड में। लाइट कहाँ से ट्रैवल कर रही है?
एयर से डायमंड में, और गिवन है कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.4 है, ठीक। तो आपको पता करना है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, पता करना है, वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, हमको वीडी पता करना है, ठीक। तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और एयर में हम लोग वेलोसिटी पता है, जानते ही हैं इस लाइट की, तो हमको किस में पता करना है वेलोसिटी, डायमंड में। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। यहाँ से आपको v पता करना है ना, या vd है, vd ले लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड हमको पता करना है। तो vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन n। c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और n की वैल्यू है 2.4, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 की वैल्यू दी गई है, ठीक। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 2.4 से 3 में आप डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, और 5 टाइम्स जाएगा, × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो हो जाएगा 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और इसमें कर लेते हैं, इसी में बेस्ड, इसको मिटा दे रहे हैं। मान लेते हैं आपकी एक सनलाइट है, सनलाइट ऊपर से आ रही है और वो एक ऐसे ग्लास से इंटर कर रही है जिस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है। और मान लीजिए ये आपका एक ग्लास है और ये सनलाइट है, सनलाइट आ रही है, ग्लास पे पड़ रही है, ग्लास में पड़ने के बाद क्या हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ नीचे निकल रही है, ठीक है, ओके। और इसके बाद ये भी दिया है कि इस ग्लास की जो थिकनेस है वो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रही है लाइट, ठीक है। तो ये पूछा गया है यहाँ पे कि कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, हाउ मच टाइम टेकन टू क्रॉस द ग्लास, मतलब ग्लास को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। हमको दो चीज गिवन है, पहला गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, और दूसरी चीज गिवन है इसकी थिकनेस, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, हम लोगों को यहाँ पता करना है कितना टाइम लगेगा ना इसको क्रॉस करने में। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि इस मीडियम में स्पीड कितनी है, इस मीडियम में स्पीड कितनी है। तो हम ग्लास में अगर स्पीड पता करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है n = c अपॉन v। ये v g आपको ग्लास में स्पीड हो गया, ठीक। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 दिया है। यहाँ से vg = क्या हो जाएगा, c अपॉन n। c की वैल्यू 3 × 10⁸ और n की वैल्यू 1.5, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट जो आ रही थी वो एयर से आ रही थी ना, तो यहाँ एयर की स्पीड हमने c लिया है, और ग्लास में जा रही थी तो ग्लास का स्पीड हमने vg ले लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके इस मीडियम में स्पीड पता कर ली। अब स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो हम लोग टाइम पता कर सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया था, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड हमारी है वो मीटर पर सेकंड में है, तो हम लोग ये जो डिस्टेंस इसको ही मीटर में कर लेंगे। सेंटीमीटर में था तो इसको हमने 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे आपका है स्पीड, स्पीड कितना है, स्पीड आपका पता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास में स्पीड, ठीक। 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 2, 10⁸ जो है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8, और ये -8 और ये -2 हो जाएगा 2 × 10⁻10 सेकेंड। तो उसको क्रॉस करने में 2 × 10⁻10 सेकेंड लगेगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, n = c अपॉन v। यहाँ पे c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑफ वैक्यूम, और जो v है स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, ठीक है। अच्छा, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है,
ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या है। ठीक, ये तीन मेन रूप से तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक, कौन कौन है? फर्स्ट है नेचर ऑफ मीडियम, मतलब ये फर्स्ट डिपेंड ये करता है कि मीडियम का नेचर कैसा है, मतलब किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक है, किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। अब जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास की अधिक होती है और वाटर की कम होती है, ठीक, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो ऑप्टिकल डेंसिटी अगर अधिक है तो वो स्पीड को ज़्यादा स्लो डाउन कर देगा, इस वजह से उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगी। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक होती है वो स्पीड ऑफ लाइट को ज़्यादा स्लो कर देगा, और स्पीड ऑफ लाइट को ज़्यादा स्लो करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, तो डायमंड आपका बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है तो डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अधिक होती है। ठीक, तो ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ लाइट, ये लाइट के कलर पे भी डिपेंड करता है, मतलब और वेवलेंथ तो आपको पता है ना, हर कलर के लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होता है। विजिबल लाइट में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर का होता है? रेड का होता है 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये कलर पे भी डिपेंड करता है। कौची एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बताया, क्या बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इक्वल होता है a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। मतलब अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाती है। वेवलेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाती है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर देते हैं, वेवलेंथ का ये सिंबल होता है लैम्डा, ये लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है। ठीक, और n आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर n को आप बढ़ाते हैं तो लैम्डा आपको कम करनी पड़ेगी। अगर आप लैम्डा को बढ़ाते हैं तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया? तो ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। जैसे वेवलेंथ रेड की ज़्यादा होती है, रेड की जो वेवलेंथ होती है वो अधिक होती है, तो वेवलेंथ अधिक है इस वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम हो जाएगा। तो रेड का वेवलेंथ अधिक होता है, किससे अधिक होता है? बैगनी से अधिक होता है, बैगनी से अधिक होता है, वायलेट से अधिक होता है, वायलेट। अब इसका वेवलेंथ अधिक है, वायलेट का कम है, तो इस वजह से जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम हो जाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कह सकते हो एन रेड का जो होगा वो कम हो जाएगा वायलेट से। ठीक, थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है? अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो सिंपल सी बात है उस स्पीड को कम स्लो डाउन कर पाएगा, लाइट की स्पीड को। ठीक, इस वजह से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर जाती है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होती है। मान लीजिए अगर आपकी एक लाइट रेज है, यहाँ ऐसे ऑब्लिकली इंटर हो रही है और इसके बाद हमने यहाँ क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और ये इस तरह से ऐसे मुड़ गई। ठीक, इस तरह से नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई। ये मान लीजिए रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी। ओके, अगर हम मान लीजिए कि इसके, देखिए लाइट ऐसे आ रही थी इस तरह से और ये ऐसे जा रही है, मान लीजिए अगर इसके इस पाथ पर ऐसे हम एक मिरर रख दें, प्लेन मिरर, अगर इसके पाथ पर ये जो लाइट आ रही थी इस तरह से, अगर इसके पाथ पे हम
नॉर्मली एक मिरर रख दें, प्लेन मिरर नॉर्मली रखना, ध्यान दीजिएगा। जैसे लाइट आ रही है तो लाइट इस तरह से आ रही थी, तो उसके लाइट के इंसिडेंट की एकदम नॉर्मल होना चाहिए, ठीक। एंगल पे होगा तो इसको रिफ्लेक्ट इधर कर देगा, अगर इस तरह से होगा तो इधर रिफ्लेक्ट कर देगा, इस तरह से होगा तो उधर चला जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली है तो क्या होगा, तो ये रिफ्लेक्ट सीधे चला जाएगा। मतलब अगर आप ये मिरर, प्लेन मिरर लेते हैं और इस पे लाइट अगर इसे परपेंडिकुलर आप इंसिडेंट करते हैं, तो इंसिडेंट करने के बाद ये वापस सेम उसी रास्ते पे लौट जाएगा। तो क्या होगा, अगर हम इस तरह से यहाँ मिरर लगा देते हैं तो लाइट आपकी क्या होगी, वापस इसी पाथ पे इस तरह से जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से डेंसर से फिर रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये वापस लौट के इसी सेम पाथ पर, एग्जैक्टली सेम पाथ पे वापस लौट जाती है। दिस इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और अगर हम उसके पाथ को रिवर्स कर दें, अगर हम उसके पाथ को रिवर्स कर दें तो वो एग्जैक्टली सेम पाथ पर जाती है। मतलब उसकी पाथ इधर उधर चेंज नहीं होती है, एग्जैक्टली सेम पाथ पे जाती है। मतलब अगर ऐसे आ रही थी इस तरह से, तो इसी रास्ते पे वापस सीधे जाएगी। मान लीजिए यहाँ ए से आई बी पे, ए से आई बी पे, तो बी से अगर ए की तरफ मतलब जा रही है तो वो हमेशा उसी पाथ को मतलब फॉलो करेगी जिस पाथ से वो आई थी, ठीक। उसी पाथ को, अगर बी से ए तक जाना है उसको, तो उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ से आई थी। इट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट the path of a ray of light, the ray of light is reversible, ये रिवर्सिबल होती है। अगर ए से बी पे आई, मतलब इट फॉलो exactly the same path after reverse the light, the ray light, the light। अगर हम लाइट रे को रिवर्स कर देते हैं तो वो सेम पाथ को फॉलो करती है, एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करती है। इट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, अब मान लीजिए कि आपको पता है कि ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो आई होती है, और इस नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्लेक्टेड रे वो आर होती है, एंगल बनाती है, ठीक। तो ये फर्स्ट मीडियम है और ये क्या है, सेकेंड मीडियम है। तो अगर फर्स्ट मीडियम से लाइट आपकी सेकेंड मीडियम में जा रही होती है, तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये होता है साइन आई। जहां से आर आता है वो आई हो गया, इंसिडेंट यहीं से हो रहा था ना, तो ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा, साइन आर, ठीक। और वापस जब इससे इधर लौट करके जा रही होती है तो यहाँ पे अब सेकेंड मीडियम से कहाँ जा रही है, फर्स्ट मीडियम में जा रही है। तो सेकेंड मीडियम से अगर वो फर्स्ट मीडियम में जा रही है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ये क्या हो जाएगा, इस बार लाइट इधर से जा रही है इधर, तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगा और ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। अब चेंज हो गया, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। इस तरह से रिफ्रैक्ट हो गया है, डेंसर से अब रेयर में जा रहा है। तो इस बार इंसिडेंट एंगल आपको क्या हो जाएगा, आर। लाइट यहाँ से जा रही थी ना, तो अब ये नॉर्मल से जो एंगल बना रही है ये इंसिडेंट रे है, तो ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। तो इस बार क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, तो ये हो जाएगा साइन आई, ठीक है। मतलब ये इधर से जब लाइट जाएगी तो ये आर जो होगा ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, और ये जो एंगल होगा ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। और जब इधर से आएगा तो ये इंसिडेंट एंगल होगा, ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 1 and 2 into 2 and 1 is equal to 1 and 2 into 2 and 1 is equal to sin I upon sin R into sin R
अपॉन साइन आई। साइन आई कैसे, साइन आई कैसे, यानी कि 1n2 इज इक्वल टू 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1, या आप कह सकते हैं 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। यानी कि अगर कोई भी लाइट रेज जिस मीडियम से आई थी, रिफ्रैक्शन होकर मतलब जा रही थी, वापस लौट के अगर उसी मीडियम में चली जाए तो उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, ठीक। या आप कह सकते हैं कि 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1, मतलब इसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर दिया। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ये इसके रेसिप्रोकल के इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, बस हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर दिया। तो ये होती है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक। अच्छा, मान लीजिए अगर वो डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, जैसे यहाँ तो पहले से दूसरे में गई और फिर दूसरे से पहले में आ गई, ठीक। अगर कहीं वो पहले से दूसरे में जाए, दूसरे से तीसरे में जाए, तीसरे से चौथे में, ऐसे कई मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है तो क्या होगा, तो इसको नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब लाइट रेज आपकी डिफरेंट, देखिए अगर लाइट रेज डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करके फिर उसी मीडियम में लौट आती है तो क्या, किस तरह से इनका रिफ्रैक्शन होता है, ठीक। मान लीजिए ये यहाँ पे एयर है ऊपर, और एयर से नीचे यहाँ पे आ जाइए वाटर है यहाँ पे, और वाटर के नीचे है ग्लास, और ग्लास के नीचे फिर क्या है, एयर। एक लाइट रेज ऐसी है जो एयर से चलना स्टार्ट करती है, वाटर में जाती है, वाटर से ग्लास में, और ग्लास से फिर एयर में जाती है, ठीक है। तो इनका रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा, देखिए पहले लाइट रेज आपकी इस तरह से इंसिडेंट होगी किसी एंगल पे एयर से, ठीक। मान लीजिए ये लाइट रेज आपकी ए बी है, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस तरह से नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल होगा यहाँ से, ये आपको पता है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है एयर के रिस्पेक्ट में, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ये आपका एंगल हो जाएगा, मान लेते हैं I1, और ये एंगल मान लेते हैं R1, ठीक। ये एंगल R1 हो गया। अब ये लाइट ऐसे आगे बढ़ेगी, यहाँ पे आके टकराएगी, यहाँ पे जब आके टकराएगी तो हम फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ठीक। अब क्या होगा, पता है जो ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो वाटर से भी अधिक होती है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ फिर बेंड हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो लाइट रेज आपकी यहाँ से यहाँ तक आ रही थी, मान लीजिए ये सी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जब ये BC जो आपको दिखाई दे रहा है, ये BC अब इस सरफेस पे, जो ये ग्लास का सरफेस है, ये वाला सरफेस, यहाँ पे वो इंसिडेंट रे की तरह काम करेगा, ठीक। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, और यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होकर के इस तरह से ऐसे जाएगा, मतलब उसको जाना चाहिए सीधे इस तरह से जाना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा क्या हो गया, बेंड हो गया, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे जब इस तरह से मूव करते हुए जब ये ग्लास के निचली सरफेस पे और एयर के सरफेस पे जब पहुंचेगा, तो आपको पता है ग्लास से जब एयर पे आएगा तो सिंपल सी बात है, एयर की डेंसिटी कम होती है ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। क्या जाएगा, कैसे जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो अब इस बार यहाँ जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आगे जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट मान लेते हैं ई है, ठीक। अच्छा, अगर ये R1 है तो ये भी तो R1 होगा। क्यों R1 होगा, क्योंकि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल, ये लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन, तो इस तरह से जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये R1 है तो ये भी एंगल R1 हो जाएगा, और ये एंगल बड़ा होता है, ये एंगल छोटा होता है। आपको बताइए कि अगर टूवर्ड नॉर्मल मुड़ता है तो ये एंगल थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इस एंगल को हमने मान लिया R2, ये एंगल आपका हो गया R2। अब ये एंगल अगर R2 है तो ये भी एंगल तो आपका R2 होगा, सिंपल सी बात है, ये एंगल R2 होगा क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये अगर R2 है तो ये भी एंगल आपका R2 हो जाएगा। इस तरह से अगर ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा, ठीक। ये R2 तो ये R2, ये R1 हमने माना था। ये इंसिडेंट रे का ये एंगल बना रहा है, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है।
अब यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। देखिए यहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, लाइट आपकी इस तरह से इंसिडेंट हुई और इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। तो आपको पता होती है कि जो इंसिडेंट रे होती है वो इमर्जेंट रे, इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है। हमेशा जो इंसिडेंट रे होती है वो पैरेलल होती है इमर्जेंट रे के, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट रे ए बी इस डीई के पैरेलल है, मतलब ए बी इज पैरेलल टू डीई, अगर डीई के पैरेलल है तो जो ये एंगल I1 है, ये एंगल यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, I1 ही होगा, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक। सिंपल सी बात है। अगर ये लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो अगर ये एंगल यहाँ पे जो एंगल बनाती है वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, ठीक। तो और ये एंगल जो होगा, अगर ऐसी हम बात करें ये एंगल, तो ये एंगल भी वही होगा और ये एंगल जो होगा ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये जो ए बी लाइन है ये इस डी लाइन के पैरेलल है, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से आपका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। तो मान लेते ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, थर्ड और ये फोर्थ मीडियम है, ठीक। तो पहले लाइट कहाँ से कहाँ गई, फर्स्ट से सेकेंड में गई, ठीक। समझ में आया ना। इसकी डेंसिटी इससे अधिक, इसकी डेंसिटी इससे अधिक और फिर इसकी डेंसिटी इससे कम है, तो इस वजह से यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट बेंट हुआ था, ठीक। तो पहले लाइट फर्स्ट से सेकंड में गई, जब फर्स्ट से सेकंड में गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा साइन I1। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या है, साइन I1 हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, और हो जाएगा अपॉन साइन R1। रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ पे R1 है, यहाँ हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया। स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव मीडियम इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R। तो यहाँ पे I जो है था इंसिडेंट एंगल और R1 जो है आपका रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। अब फिर जब 2 से 3 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब लाइट आपकी 2 से 3 में जा रही होती है तो उस समय इंसिडेंट एंगल आपका क्या हो जाएगा, उस समय इंसिडेंट एंगल आपका हो जाएगा R1 और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, इस बार रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा R2, ठीक। अब फिर 3 से किस पे जा रही है, फिर 1 में, सॉरी ये 1 में ही तो आ रही है क्योंकि एयर को हमने 1 माना था और फिर एयर में आ रहा तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक। एयर तो आपका 1 ही है ना, तो यहाँ 3 से फिर कहाँ आ रहा, 1 में, तो 3n1। इस बार लाइट 3 से 1 में आ रहा है, 3n1। तो जब 3 से 1 में आ रहा है तो ये इंसिडेंट रे का ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन I1, क्योंकि ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I1। देखिए साइन R2 कैसे, साइन I1 साइन R1 कैसे, साइन R2 साइन R2 कैसे, यहाँ बचा क्या 1। तो इसका मतलब कि 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कि अगर लाइट रेज डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करने के बाद उसी मीडियम में वापस पहुंच जाती है जहां से चली थी, तो उन सारे मीडियम्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो आपका 1 होगा, ठीक है, हमेशा 1। जैसे मान लीजिए इस सर्किल समझिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 से चली, फिर 2 पे आई और फिर 2 से कहाँ पे आई, 3 पे, तो 1 के सापेक्ष 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 3 के रिस्पेक्ट में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर 3 के रिस्पेक्ट में 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1, ठीक। ऐसे आप मान लीजिए पहले एयर था तो एयर से गए कहाँ पे, एयर से गए वाटर में, तो ANW इंटू फिर W से कहाँ गए, ग्लास में, तो WNG, G से ग्लास, ठीक है, और फिर ग्लास से कहाँ है, एयर में, ग्लास से फिर कहाँ गए, एयर में, तो इन सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। इसको आप लोग याद रखेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास के रिस्पेक्ट में, मतलब GNA है ना, तो यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो इसको अगर हम यहाँ नीचे ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, WNG इज इक्वल टू 1/GNA इंटू ANW को भी नीचे ले आओ तो ANW, ठीक। ANW को भी हमने 1 के नीचे ले आया, GNA को भी नीचे ले आया, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/GNA जो होता है 1/GNA होता है ANG अपॉन ANW। आपको पता है ना GNA इज इक्वल टू 1/ANG होता है, मतलब 1N2 इज इक्वल टू 1/2N1, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे 1/GNA था, इसको हमने ANG कर दिया और ANW नीचे ही था, और ये है WNG। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इनका अगर हम क्या रेशियो ले लेते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। और फिर अगर इसको हम चेंज करना चाहें, अगर इसको ऊपर ले जाए इसको नीचे ले आए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकल जाएगा, ठीक। मतलब उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, समझ में आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट कीजिए। मान लीजिए कि जो लाइट है वो लाइट ग्लास में जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लाइट रेज आपकी ग्लास से वाटर में जा रही है, वाटर से फिर एयर में आ रही है, मतलब एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास में, ग्लास से फिर एयर में, अगर इस तरह से आ रही है। मान लीजिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको लिखेंगे ANW, ठीक। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए दिया है एयर के रिस्पेक्ट में 3/2, तो हमको फाइंड करना है, कहेगा फाइंड कीजिए, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको हमको फाइंड करना है। फाइंड करना बहुत सिंपल है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, ग्लास का दे देगा और वाटर का देगा एयर के रिस्पेक्ट में, और आपसे पूछ लेगा कि फाइंड कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, WNG इज इक्वल टू यहाँ पे पहले ANG लेंगे, ANG अपॉन ANW। ANG की वैल्यू क्या आती है 3/2, ANW की वैल्यू क्या आती है 4/3, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, जाएगा 9/8, ठीक। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप ध्यान देंगे। ये है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। जब डिफरेंट मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा डिफरेंट अगर मीडियम में ट्रैवल करती है तो उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।